कभी कभी जिंदगी में वह पल आता है जब एक औरत सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं रहती, वो खुद अपनी किस्मत की मालिक बन जाती है। जब से मुंशी संजीवन लाल तीर्थ यात्रा पर निकले और प्रतापचंद्र प्रयाग चला गया, उसी दिन से सुवामा की जिंदगी बदल गई। घर के आंगन में अब सन्नाटा था, पर दिल में एक आग जल उठी थी, कुछ कर दिखाने की आग। वो दिन रात ठेके के काम में डूबी रहती, ईंट पत्थरों से माथा भिड़ाती, गारे चूने का हिसाब लगाती और कभी कभी खुद मजदूरों के बीच जाकर काम संभालती। मुंशी संजीवनलाल के जमाने में भी व्यापार ने इतनी उड़ान नहीं भरी थी जितनी अब सुवामा के हाथों। वो अब दानवव्रत से ज्यादा मेहनत और प्रबंधन को पूछती थी। हर दिन आय बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने अपने खर्चों में जरा भी बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि सुवामा का सपना सिर्फ एक था, प्रतापचंद्र को धनवान बनाना और उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर देना। सुवामा को अपने होनहार पुत्र पर अभिमान था। उसके जीवन की गति देखकर उसे विश्वास हो गया था कि मन में जो अभिलाषा रखकर मैंने पुत्र मांगा था, वो अवश्य पूर्ण होगी। वो कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों से प्रताप का समाचार गुप्त रीति से लिया करती थी और उनकी सूचनाओं का अध्ययन उसके लिए एक रसेचक कहानी के तुल्य था। ऐसी दशा में प्रयाग से प्रतापचंद्र को लोप हो जाने का तार पहुंचा, मानो उसके हृदय पर वज्र का गिरना था। सुवामा एक ठंडी सांसें ले मस्तक पर हाथ रख बैठ गई। तीसरे दिन प्रतापचंद्र की पुस्त, कपड़े और सामग्रियां भी आ पहुंची। ये घाव पर नमक का छिड़काव था। प्रेमती के मरे का समाचार पाते ही प्राणनाथ पटना से और राधाचरण नैनीताल से चले। उसके जीते जी आते तो भेंट हो जाती, मरने पर आए तो उसके शव को भी देखने को सौभाग्य न हुआ। मृतक संस्कार बड़ी धूम से किया गया। 2 सप्ताह गांव में बड़ी धूमधाम रही। तत्पश्चात मुरादाबाद चले गए और प्राणनाथ ने पटना जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। उनकी इच्छा थी कि स्त्री को प्रयाग पहुंचाते हुए पटना जाए, पर सेवती ने हठ किया कि जब यहां तक आए हैं तो विरजन के पास भी अवश्य चलना चाहिए, नहीं तो उसे बड़ा दुख होगा। समझेगी कि मुझे असहाय जानकर इन लोगों ने भी त्याग दिया। सेवती का इस उचाट भवन में आना मानो पुष्पों में सुगंध में आना था। सप्ताह भर के लिए सुदिन का शुभ आगमन हो गया। विरजन बहुत प्रसन्न हुई और खूब रोई। माधवी ने मुन्नू को अंक में लेकर बहुत प्यार किया। प्रेमती के चले जाने पर विरजन उस गृह में अकेली रह गई थी। केवल माधवी उसके पास थी। हृदयताप और मानसिक दुख ने उसका वो गुण प्रकट कर दिया जो अब तक गुप्त था। वो काव्य और पद्य रचना का अभ्यास करने लगी। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है और सच्ची भावनाएं चाहे वे दुख हों या सुख की, उसी समय संपन्न होती है जब हम दुख या सुख का अनुभव करते हैं। विरजन इन दिनों रात रात बैठी भाष में अपने मनोभावों के मोतियों की माला गूंथा करती। उसका एक एक शब्द करुणा और वैराग्य से परिपूर्ण होता था। अन्य कवियों के मनों में मित्रों की वाहवाह और काव्य प्रेतियों के साधुवाद से उत्साह पैदा होता है, पर विरजन अपनी दुख कथा अपने ही मन को सुनाती थी। सेवती को आए 2-3 दिन बीते थे। एक दिन विरजन से कहा, मैं तुम्हें बहुधा किसी ध्यान में मग्न देखती हूं और कुछ लिखते भी पाती हूं, मुझे न बताओगी? विरजन लज्जित हो गई, बहाना करने लगी कि कुछ नहीं, यूं ही जी कुछ उदास रहता है। सेवती ने कहा, मैं मानूंगी। फिर वो विरजन का बाक्स उठा लाई जिसमें कविता के दिव्य मोती रखे हुए थे। विवश होकर विरजन ने अपने नए पद्य सुनाने शुरू किए। मुख से प्रथम पद्य का निकलना था कि सेवती के रोए खड़े हो गए और जब तक सारा पद्य समाप्त न हुआ वो तन्मय होकर सुनती रही। प्राणनाथ की संगति ने उसे काव्य का रसिक बना दिया था। बार बार उसके नेत्र भर आते। जब विरजन चुप हो गई तो एक समा बधा हुआ था, मानो को कोई मनोहर राग अभी थम गया है। सेवती ने विरजन को कंठ से लिपटा लिया, फिर उसे छोड़कर दौड़ी हुई प्राणनाथ के पास गई। जैसे कोई नया बच्चा नया खिलौना पाकर हर्ष से दौड़ता हुआ
अपने साथियों को दिखाने जाता है। प्राणनाथ अपने अफसर को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे कि मेरी माता अति पीड़िता हो गई है, अतएव सेवा में प्रस्तुत होने में विलंब हुआ। आशा करता हूं कि 1 सप्ताह का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। सेवती को देखकर चट अपना प्रार्थना पत्र छिपा लिया और मुस्कुराए। मनुष्य कैसा धूर्त है, वो अपने आप को भी धोख देने से नहीं चूकता। सेवती तनिक भीतर चलो, तुम्हें विर्जन की कविता सुनवाओ, फड़क उठोगे। प्राण शून्य अच्छा, अब उन्हें कविता की चाट हुई है। उनकी भाभी तो गाया करती थी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। सेवती तनिक चलकर सुनो तो पीछे हंसना, मुझे तो उसकी कविता पर आश्चर्य हो रहा है। प्राण शून्य चलो, एक पत्र लिखकर अभी आता हूं। सेवती अब यही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपके पत्र नोच डालूंगी। सेवती प्राणनाथ को घसीट ले आई। वे अभी तक यही जानते थे कि विर्जन ने कोई सामान्य भजन बनाया होगा, उसी को सुनाने के लिए व्याकुल हो रही होगी। पर जब भीतर आकर बैठे और विर्जन ने लजाते हुए अपनी भावपूर्ण कविता प्रेम की मतवाली पढ़नी आरंभ की तो महाशय के नेत्र खुल गए। पद्य क्या था? हृदय के दुख की एक धारा और प्रेम रहस्य की एक कथा थी। वो सुनते थे और मुग्ध होकर झूमते थे। शब्दों की एक एक योजना पर, भावों के एक एक उद्गार पर लहालोट हुए जाते थे। उन्होंने बहुतेरे कवियां के काव्य देखे थे, पर ये उच्च विचार, ये नूतनता, ये भावोत्कर्ष कहीं दीख न पड़ा था। वो समय चित्रित हो रहा था जब अरुणोदय के पूर्व मल्याने लहराता हुआ चलता है, कलियां विकसित होती हैं, फूल महकते हैं और आकाश पर हल्की लालिमा छा जाती है। एक शब्द में नवविकसित पुष्पों की शोभा और हिम किरणों की शीतलता विद्यमान थी। उस पर विर्जन का सुरीलापन और ध्वनि की मधुरता सोने में सुगंध थी। ये क्षण थे जिन पर विर्जन ने हृदय को दीपक की भौती जलाया था। प्राणनाथ प्रहसन के उद्देश्य से आए थे, पर जब वे उठे तो वस्तुत ऐसा प्रतीत होता था मानो छाती से हृदय निकल गया है। एक दिन उन्होंने विर्जन से कहा, यदि तुम्हारी कविता छपे तो उनका बहुत आदर हो। विर्जन ने सिर नीचा करके कहा, मुझे विश्वास नहीं कि कोई इनको पसंद करेगा। सेवती को आए 2-3 दिन बीते थे। एक दिन विर्जन से कहा, मैं तुम्हें बहुधा किसी ध्यान में मग्न देखती हूं और कुछ लिखते भी पाती हूं, मुझे न बताओगी? विर्जन लज्जित हो गई, बहाना करने लगी कि कुछ नहीं, यूं ही जी कुछ उदास रहता है। सेवती ने कहा, मैं मानूंगी। फिर वो विर्जन का बाक्स उठा लाई जिसमें कविता के दिव्य मोती रखे हुए थे। विवश होकर विर्जन ने अपने नए पद्य सुनाने शुरू किए। मुख से प्रथम पद्य का निकलना था कि सेवती के रोए खड़े हो गए और जब तक सारा पद्य समाप्त न हुआ वो तन्मय होकर सुनती रही। प्राणनाथ की संगति ने उसे काव्य का रसिक बना दिया था। बार बार उसके नेत्र भर आते। जब विर्जन चुप हो गई तो एक समा बधा हुआ था, मानो को कोई मनोहर राग अभी थम गया है। सेवती ने विर्जन को कंठ से लिपटा लिया, फिर उसे छोड़कर दौड़ी हुई प्राणनाथ के पास गई, जैसे कोई नया बच्चा नया खिलौना पाकर हर्ष से दौड़ता हुआ अपने साथियों को दिखाने जाता है। प्राणनाथ अपने अफसर को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे कि मेरी माता अति पीड़िता हो गई है, अतएव सेवा में प्रस्तुत होने में विलंब हुआ। आशा करता हूं कि 1 सप्ताह का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। सेवती को देखकर चट अपना प्रार्थना पत्र छिपा लिया और मुस्कुराए। मनुष्य कैसा धूर्त है, वो अपने आप को भी धोख देने से नहीं चूकता। सेवती तनिक भीतर चलो, तुम्हें विर्जन की कविता सुनवाओ, फड़क उठोगे। प्राणनाथ अच्छा, अब उन्हें कविता की चाट हुई है। उनकी भाभी तो गाया करती थी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। सेवती तनिक चलकर सुनो तो पीछे हंसना, मुझे तो उसकी कविता पर आश्चर्य हो रहा है। प्राणनाथ चलो, एक पत्र लिखकर अभी आता हूं। सेवती अब यही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपके पत्र नोच डालूंगी। सेवती प्राणनाथ को घसीट ले आई। वे अभी तक यही जानते थे कि विर्जन ने कोई सामान्य भजन बनाया होगा, उसी को सुनाने के लिए व्याकुल हो रही होगी। पर जब भीतर आकर बैठे और विर्जन ने लजाते हुए अपनी भावपूर्ण कविता
प्रेम की मतवाली पढ़नी आरंभ की तो महाशय के नेत्र खुल गए। पद्य क्या था? हृदय के दुख की एक धारा और प्रेम रहस्य की एक कथा थी। वो सुनते थे और मुग्ध होकर झूमते थे। शब्दों की एक एक योजना पर, भावों के एक एक उद्गार पर लहालोट हुए जाते थे। उन्होंने बहुतेरे कवियां के काव्य देखे थे, पर ये उच्च विचार, ये नूतनता, ये भावोत्कर्ष कहीं दीख न पड़ा था। वो समय चित्रित हो रहा था जब अरुणोदय के पूर्व मल्याने लहराता हुआ चलता है, कलियां विकसित होती हैं, फूल महकते हैं और आकाश पर हल्की लालिमा छा जाती है। एक शब्द में नवविकसित पुष्पों की शोभा और हिम किरणों की शीतलता विद्यमान थी। उस पर विरजन का सुरीलापन और ध्वनि की मधुरता सोने में सुगंध थी। ये क्षण थे जिन पर विरजन ने हृदय को दीपक की भौती जलाया था। प्राणनाथ प्रहसन के उद्देश्य से आए थे, पर जब वे उठे तो वस्तुत ऐसा प्रतीत होता था मानो छाती से हृदय निकल गया है। एक दिन उन्होंने विरजन से कहा, यदि तुम्हारी कविता छपे तो उनका बहुत आदर हो। विरजन ने सिर नीचा करके कहा, मुझे विश्वास नहीं कि कोई इनको पसंद करेगा।